Assalamualaikum. Hello to everyone. Program Life with Health with none other than डॉक्टर सर्जन जावेद अरशद साहब। और हमने बात की डाउन सिंड्रोम की, हमने बात की कैंसर पे, हमने बात की कोविड पे, जिसका बड़ा ज़बरदस्त मुझे रिस्पांस भी मिला। बहुत सारी क्वेरीज़ भी आई थी मेरे अपने पर्सनल मैसेंजर्स पर, वो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब का अपना जो एक एक्सपीरियंस रहा है राइट फ्रॉम 2000 टू 2001, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ पर। और जब हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ पर बात करते हैं तो सबसे जो क्रिटिकल होती है वो होती है स्पाइनल और वर्टिब्रल इंजरीज़। ये मेरा आज का टॉपिक होगा। एंड आई डोंट नो, मैं वो फिगर आउट ही नहीं कर सकती कि डॉक्टर साहब ने अगर 2000 से लेकर 2021 21 साल तक कितने ऐसे पेशेंट्स आए होंगे, कितनी सर्जरीज़ की होंगी, वो हम फिगर्स में तो काउंट कर ही नहीं सकते। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सर्जन डॉक्टर जावेद अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का डॉक्टर साहब, अगर मैं 2000 से लेकर 2021 की बात करूं तो आई डोंट नो, मैंने अपने व्यूअर्स को भी ये कहा, मैं फिगर आउट ही नहीं कर सकती कि कितने नंबर्स होंगे पेशेंट्स के जिनकी आपने सर्जरीज़ की होगी। ये एक लंबा सफ़र है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक के अंदर मैं हूँ 2000 से पहले, जब मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा था तो आई ज्वाइंड इन 1996। तो ये उस वक़्त का सफ़र है। लेकिन ये सफ़र चला है मेरा, मैं अगर देखता हूँ पीछे की तरफ तो 2016 तक, ठीक है। 2014 से मेरी PhD भी है और उसके बाद मैं रिसर्च में चला गया हूँ। शबाना साहब, रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा आपको इसका नशा लग जाए ना तो कोई किसी दूसरी चीज़ में काम नहीं आता, मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। अब मैं करता हूँ इस पर। आपने स्पाइनल इंजरीज़ की बात की है, वर्टिब्रल इंजरीज़ की बात की। हाँ। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एक दूसरे से लिंक है? देखें, न्यूरोसर्जन अलग होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्पाइन के ऊपर जो काम होता है वो न्यूरोसर्जन का होता है। अब स्पाइन सर्जरी जो है वो दो चीज़ों में, अभी परसों फ्राइडे को मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, वाइस प्रेसिडेंट हैं एक बड़े बैंक के। उनको पता लगा मेरा, तो कहने लगे सर आपकी तलाश थी। मैंने कहा क्यों? पता लगा उनका ब्रदर इन लॉ जो है, यंग लड़का, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में रात के टाइम पे हाईवे पे ट्रैवल कर रहा था, किसी ट्रॉलर ने उसको टक्कर मारी और उसकी गाड़ी जाके नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिर गई, बर्फ़ वगैरह गिर रही थी, वो कवर्ड हो गई पूरी गाड़ी से, वो उसके अंदर स्टक था। 3 दिन तक वो स्टक रहा। उसके बाद उसका मोबाइल ऑन था, उसके सिग्नल से उन्होंने ट्रेस किया कि इस जगह पे है गाड़ी और उसको डग आउट किया गया है। वो मुझसे कहने लगे कि सर उसकी पाँव की ताकत ख़त्म हो गई थी, पैरालाइज हो गया था, ये वो 2-3 सर्जरी हुई। फिर उन साहब ने अपने मोबाइल पे मुझे उसकी एक तस्वीर दिखाई, अच्छा प्यारा सा बच्चा पाँव पे पाँव रखा है, कुर्सी पे बैठा हुआ था। मैंने देखा, मैंने कब चलने लगा है? कहने लगे हाँ चल रहा है। कहने लगे लेकिन 2-3 सर्जरी हुई है। मैंने कहा देखें, 2 बातें हैं। राहिल नाम था उन साहब का। मैंने कहा राहिल साहब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सर्जरी जो हुई है वो उसकी इस स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ा है, इस वजह से कि वर्टिब्रल कॉलम टूट गई है। अच्छा, ठीक है। सही। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजेक्ट हुई होती तो वो इतनी जल्दी इस तरह नहीं चल सकता था, ठीक है। उन्होंने वर्टिब्रल कॉलम को तो हर सूरत में स्टेबलाइज करना था, इसलिए कि अगर एक हड्डी टूट गई है और वो हिल रही है तो उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, नो मैटर कि स्पाइनल कॉर्ड हो या वैसे मसल्स हो, वो कभी हील हो ही नहीं सकते, वो मुस्तकिल उन पर प्रेशर पड़ा। तो जो सर्जरी भी होगी वो उसकी सर्जरी वर्टिब्रल कॉलम की भी होगी। और उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रिलीव हो रहा है, कुछ रिलीव हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, इसलिए ये चलना शुरू हो गया है। कहने लगे सर क्या करूं? मैंने कहा बुला लें, जो भी बचा होगा उसको ठीक कर देंगे। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में? अभी ऑस्ट्रेलिया तो परसों बात हुई थी मेरी, तो वो अभी उसको कांटेक्ट किया होगा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा भी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपका क्या प्रॉब्लम? कहने लगे सर तकरीबन 5-6 महीने पहले मुझे स्ट्रोक हो गया था। मैंने कहा अच्छा स्ट्रोक हो गया था, लेफ़्ट साइड का था, एक पाँव का था या हाथ का भी था? कहने लगे नहीं, पाँव हाथ दोनों इन्वॉल्व थे। मैंने कहा आपका लेफ़्ट साइड का स्ट्रोक होकर, लेफ़्ट अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, वो कैसे पता चला आपको?
जाके आपके पास ना रिपोर्ट्स थी ना कुछ थी, यू वर जस्ट टॉकिंग टू हिम, आपकी एक मीटिंग थी एंड ही वाज सिटिंग, आई वाज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ओके, ठीक है, हाँ, कहने लगे वो भी, उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि आपको कैसे पता लगा। सही है, मैंने कहा देखिए आप बात कर रहे हैं और आप बात ठीक तरह कर रहे हैं, ठीक है, स्पीच सेंटर जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, तो अगर लेफ़्ट साइड का होता तो आपकी राइट साइड मुतासिर होती, उसके साथ स्पीच भी आपकी क्लमजी हो जाती या बिल्कुल ख़त्म हो जाती, ठीक है। अब आप बात ठीक कर रहे हैं तो आई नो कि आपका लेफ़्ट साइड का होगा, इसलिए कि इस इफेक्ट उसके राइट साइड पे पड़ा होगा, ठीक है। तो कहने लगे सर आपको कैसे, मैं हैरान हूँ, ठीक है। फिर अच्छा वो मुझसे नंबर, मेरा नाम पूछा, कागज़ के टुकड़े पे नाम और नंबर लिखने लगे, तो वो उन्होंने लिख रहे थे तो मैंने नोट कर लिया था कि वो हाथ उनका बड़ा स्लो चल रहा था। मैंने कहा आपको लिखने में भी प्रॉब्लम है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा आप राइट हैंडेड है? कहने लगे जी सर मैं राइट हैंडेड हूँ। मैंने कहा ये जो ब्रेन होता है ये दो कॉर्टेक्स हैं, एक राइट साइड का एक लेफ़्ट साइड का, ये एक बड़ा हिस्सा होता है, ठीक, लेकिन अगर ब्रेन कॉर्टेक्स के ऊपर इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो लेफ़्ट अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का ऊपर असर पड़ने का मकसद है कि कॉर्टेक्स होगा तो वो अच्छा बड़ा तकरीबन इतने हिस्से पे क्लॉट हो या आर्टरी ब्रस्ट हो जाए, हेमरेजिक होता है या इस्कीमिक होता है। मैंने कहा कि ये आपका बड़ा हिस्सा कॉर्टेक्स होगा, लेकिन इन दोनों में से एक तरह की स्पाइनल नर्व्स कह लें या तारें कह लें वो निकलती हैं और वो बीच में एक पोर्शन होता है जहाँ पे क्रॉस करती है लाइक दिस, इसको हम लोग इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। वहाँ पे एक छोटा भी क्लॉट होगा तो वो बड़े हिस्से, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा सी तारें गुजरी तो बड़े हिस्से को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। कॉर्टेक्स में अगर इस साइज़ का छोटा लीजन होगा तो वो सिर्फ एक हाथ को करेगा या पाँव को करेगा। जब हाथ पाँव होता है तो हमारी ये समझ में आ जाता है कि कैप्सूल के आसपास की कहानी है, ठीक है। आपका लेफ़्ट साइड पहले कर चुके हैं कि लेफ़्ट साइड का था तो राइट साइड का ब्रेन का था, लेकिन वो जो कैप्सूल के पास हुआ होगा, ठीक है, और उस पर राइट साइड पे जब, और वो क्लॉट जो है या हेमरेज वो तो मैं उस पर देख के बताऊँगा, लेकिन वो जो है वो राइट साइड का है, उसकी सूजन की वजह से आपके राइट हैंड की मूवमेंट भी थोड़ी सी क्लमजी हो गई है। कहने लगे सर आई एम अमेज्ड, सर आई एम अमेज्ड। रीज़न इज़ व्यूअर्स कि मुझे नहीं पता, मैं न्यूरो सर्जन से बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता होता जब मैं कैंसर की बात करती हूँ तो मैं ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि जब मैं दूसरी और सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ तो मेरे सामने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठा है या फिर डिफरेंट फील्ड्स के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। तो वाकई में डॉक्टर जावेद के बारे में मैं कह सकती हूँ इनको रिसर्च का नशा है। नहीं ये बात नहीं है शबाना, बात ये है हमारा कॉलेज है जिसका मैं एग्जामिनर भी हूँ, जहाँ से मैंने अपनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एफसी फेलोशिप किया है, ठीक है। उसमें जो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं उसमें मिड वे बिटवीन डेट एक बड़ी दीवार है जहाँ से सीढ़ियाँ दूसरी तरफ टर्न होती हैं, एक बड़ा सा तोहरा लगा हुआ है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है योर आइज डजंट सी व्हाट योर ब्रेन डजंट नो। आपके दिमाग को जो बात नहीं पता है वो आपकी आंखें देखेंगी नहीं, सामने की चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी। वो खाली इनके हाथ की क्लमजी में मूवमेंट थी। वो मुझसे कहने लगे सर एग्जैक्टली यही चीज़ें मैं आपको MRI ला के दिखाऊँगा, कहाँ बैठते हैं। खैर मैंने बता दिया, वो आएंगे मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ। पेशेंट एक देखें शबाना, बात ये है हमारे साथ, अब आजकल मैं इस पर बहुत बोलता हूँ कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि पिछले 30 साल में डायग्नोस्टिक मेडिसिन ने बड़ी तरक्की की है, ठीक है। हमने CT बनाया, MRI बनाया, स्पेक्ट बनाया, ठीक है। हम आगे से आगे चले गए। हमारे डॉक्टर जो हैं, एक ज़माना था जब खाली जनरल प्रैक्टिशनर होते थे, जो अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर थे वो 60 to 70% डायग्नोसिस तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ही पे कर लेते थे। यही किताब भी कहती है 15 से 20% हमें हेल्प मिलती है, एक्सरे, लेबॉरेटरी टेस्ट, MRI, वो आपको कंफर्म करती है कि जो आपने डायग्नोस किया है वेदर इज राइट और रॉन्ग। इस पे मैं आपसे एक बात और करूँगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी 10% केसेस अनडायग्नोस चले जाते हैं। अच्छा, मैं अगर OPD में बैठा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने उसको एक्सरे लिख के दिया कि जाओ ये करा के ले आओ। वो एक्सरे 15 मिनट में करा के ले आएगा। उसकी जेब से खर्च होंगे 2000 रुपये, 1500-2000 रुपये, ठीक है। मैं अब ट्रेंड ये चल गया है कि सबसे पहले MRI लिखा जाता है। MRI कराने जाएगा
वो 30 से 34 दिन रिपोर्ट के साथ आएगा। आपको एक चीज़ जो 15 मिनट में आपके और जो इन्फॉर्मेशन आपको जितनी मिलती है उसका 50 to 65% आपको एक प्लेन एक्सरे पे मिल जाता है। अच्छा, सही। लेकिन डॉक्टर्स तो डायरेक्ट MRI पेशेंट जो है उसकी जेब से खर्च होते हैं 1500 से 2000 रुपये। लेकिन जब MRI कराता है तो अच्छा खासा खर्च हो जाता है। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, मैं इन पर्टिकुलर नहीं दूंगा, मेरी कम्युनिटी मुझ पर बहुत नाराज है। समझने वाले समझ गए होंगे कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ठीक है, हाँ ठीक। बात ये है, हम उसके ऊपर चले गए हैं। ठीक है, हम अब करते हैं इंस्पेक्ट, सीधा स्ट्रेट लिखते हैं। आगा खान पे इंस्पेक्ट तकरीबन 55-60 हज़ार रुपये का होता है। ठीक है, एक हफ्ते बाद रिपोर्ट मिलती है। व्हाट वी आर डूइंग। गरीब आदमी क्या करेगा? एक गरीब आदमी क्या करेगा? दूसरी बात यह है कि आपको इंस्पेक्ट पे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी 60% इन्फॉर्मेशन तो आपको एक्सरे पे मिल जाएगी। तो इट मीन्स कि डॉक्टर साहब जो पहले के डॉक्टर्स थे, आई एम सो सॉरी टू से, शायद उनकी नॉलेज इतनी थी जो आप कह रहे हैं ना कि जो दिमाग जो देख रहा होता है, बाज़ दफ़ा हमारी आइज़ नहीं देखती, दैट वाज उस वक्त वो लोग अपने दिमाग से काम करते थे कि उनको एक्सरे से बहुत हद तक डायग्नोस करने में ईजी रहता था। अब शायद हम बहुत प्रोफेशनल हो गए। रेवेन्यू एक बड़ी ख़राब चीज़ है। ठीक है, सही। ये आदमी को बहुत बिगाड़ देती है। मैं अगर इसको वन लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो ऐसा लगता है कि मेडिकल फील्ड भी बहुत हद तक प्रोफेशनल और कमाने वाले उसमें लग गए हैं कि ना ज़रूरत नहीं भी है तो फिर भी आपने वो करना है ताकि वो एक जो रोलिंग होती है ना इस फ्रेटर्निटी में वो होती रहे। के बड़ी डायग्नोस्टिक सेंटर है, मैं नाम नहीं लूँगा, सेफी अस्पताल में बैठा हुआ था, उनका HR मैनेजर मेरे पास आया, बात करने लगा, कहने लगा सर आप ये हमारा CT भेजें, हम आपको कमीशन देंगे। मैंने कितना दोगे? कहने लगा 30%। मैंने कहा ये तो कम है। थोड़ी बहस मुबासा किया, 35%। मैं स्टबर्न आदमी हूँ, मैंने कहा नहीं ये भी कम है। ही वेंट अप टू 40%। ठीक है, 40% देंगे। मैंने कहा अपना जो तुम्हारी लिस्ट है, रेट लिस्ट, वो मुझे निकाल के दो, कागज़ साइन करके दिया उसने। मैंने अपना पैड दिया, उसको दिखाया। मैंने कहा मेरे पैड के ऊपर मैं किसी पेशेंट को लिख के भेजूँगा, अगर फ़र्ज़ कर लो कि 10,000 उसकी आपकी चार्जेस हैं तो आप पेशेंट से चार्ज करना 6,000 रुपये। जो 40% आप मुझे ऑफ़र कर रहे हो वो बेनिफिट आप पेशेंट को दे दो। ठीक है, जब डॉक्टर, आप यकीन करें ये वो पर्सोना है डॉक्टर साहब की शख्सियत, वो पर्सोना है कि जब आप मिलेंगे ना, आप यकीन करें टॉपिक हमारा कुछ होते हैं लेकिन उसके डायमेंशंस इतने होते हैं कि दिल चाहता है कि हम उस पर बात करें और जानें। लेकिन बैक टू अवर टॉपिक सर, वर्टिबल सर्जरीज़ और इंजरीज़ की मैं बात करती हूँ। और ओवरऑल अगर मैं फ्रैक्चर्स, उसकी एक्सीडेंट केस बहुत होते हैं, बाज़ दफ़ा घर में सीढ़ियों से कोई गिर जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जो कमर की जो चोट होती है वो या तो इंसान को अगर किस्मत अच्छी है तो वो दोबारा खड़ा हो जाता है, या तो वो व्हील चेयर पर माउंट हो जाता है, या फिर वो बेड पर चला जाता है। बिल्कुल, बेड पे इसलिए जाता है कि उसकी अगर स्पाइनल कॉर्ड, मैंने कहा आपसे दो चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें तो आप कह रहे हैं ना ऑर्थो और न्यूरो दोनों फिर लिंक हो जाता है। देखें, अगर वर्टिबल कॉलम टूट गई है तो इट हैज़ टू बी फिक्स्ड। ठीक है, वो चाहे चले आइंदा या ना चले, ठीक है, लेकिन उसको तो फिक्स करना पड़ेगा आपको। अनस्टेबल कमर के साथ आप हिल भी नहीं सकते। अच्छा, इसके ना कुछ स्टेजेस बताएंगे, इनिशियल, क्रिटिकल, वो थोड़ा सा समझाएं। देखिए बेसिकली जो मैं करता हूँ, ठीक है, मैं अब ट्रीटमेंट जो है ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक हिस्सा होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो आपको उसी वक्त करना है फौरी तौर पे। दूसरी चीज़ होती है मैनेजिंग ट्रीटमेंट, और तीसरी चीज़ होती है फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट। आप कोविड की आपने बात की थी पिछली दफ़ा, ठीक है, अगर किसी को कोविड होता है, ठीक है, तो वो सिस्टम पे असर करता है। ठीक है, वायरस जाके डायरेक्ट तो मारता नहीं है ना, वो सिस्टम को ख़राब करता है। अब अगर वो कोविड, एक आयत है 18वें पारे सूरत मोमिनून, मैंने हर मर्ज़ का इलाज सवाए मौत के तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है। सही। अल्लाह की कही हुई कोई भी बात गलत नहीं है। बेशक कुरान में जो कुछ है वो हकीकत है, बाकी सब चीज़ें पर्दे हैं। ठीक है, मुझे भी पहले नहीं समझ में आई थी, बस सिर्फ मैंने एक तर्जुमा पढ़ लिया था। ठीक है, फिर मैंने सोचा इसके ऊपर, फिर मुझे समझ में आया कि अल्लाह ताला ने कहा है मैंने हर मर्ज़ का। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने बहुत से अमराज का या कुछ मर्ज़ का, या कुछ मर्ज़ का, उसने कहा हर मर्ज़ का सवाए मौत की। हर मर्ज़ का अगर कहा है
तो मौत के आगे क्यों लफ्ज़ लगाया है, ठीक है। उससे मुझे ये समझ में आया कि हमारी बहुत सी बीमारियां होती हैं, लेकिन हम अपनी लाइल्मी से या गलत मशवरे पे, ठीक है, उन बड़ा बीमारियों को गलत इलाज करा के इतना बढ़ा देते हैं कि हम कब्र के किनारे पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैं अगर कमर की बात करती हूँ, एक नॉर्मल कमर का दर्द, ठीक है ना, हम उसको एक नॉर्मल ले रहे होते हैं, कमर में दर्द है, मालिश कर ली, ये कर ली, मसाज कर लिया, पेन किलर ले लिया, लेकिन वही कमर का दर्द लेटर ऑन बहुत सीरियस कंडीशन में चेंज हो जाता है। ये वही टाइम होता है जब आप उसको मौत तक लेके चले गए होते हैं, आप खुद लेके गए होते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन आजकल तो मैंने देखा है, वो कहते हैं ना, बच्चों के इतने हैवी बैग्स होते हैं, ये होते हैं, सामान लाते हैं, तो आप खुद ही लेके गए ना। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। आपकी कोविड की वैक्सीनेशन के बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते, आप एयर टिकट नहीं ले सकते। सही। मैंने लगवाई है, मैं सख्त खिलाफ है, आपने तो बोला भी है, लेकिन मजबूरन लगाई है इसलिए कि मुझे सफ़र करना होता है। ठीक है, ठीक है। बहुत सी बच्चों को भी स्कूल जाके पढ़ना होता है, अब वो स्कूल वालों ने उनके ऊपर डाल दी इतनी सारी किताबें, यूं होते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो आप ही लोग हैं ना जिन्होंने किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक जगह बात हो रही थी, मैंने कहा वो बच्चों को ऑल कराची प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कोई साहब थे, नाम नहीं लूँगा, तो वो बच्चों को मतून कर रहे थे किसी चैनल के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा भाई आप लोग 4 महीने 6 महीने का बच्चा होता है, अम्मा आती है उसके कार्टून लगा के उसके हाथ में थमा देती है और मुंह खोलो करके उसको फटाफट खिलाने लगती है। मैंने कहा कभी आपने रियलाइज़ किया कि जो 30 साल पहले अम्माएँ मेहनत करती थीं और पुचकारती थी, लोरी सुनाती थी, बातें करती थी, साथ साथ आस्ता आस्ता खिलाती थी, एक बॉन्ड डेवलप होता था माँ और बच्चे के दरमियान, ठीक है, वो उस वक्त डेवलप होता है जो सारी उम्र चलता है। अब आप लोग कहते हैं कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, भाई आपने ये रास्ता तो उनको खुद दिखाया है, आपने वो बॉन्ड ही नहीं डेवलप किया, आपने तो अपनी आसानी दिखाई है कि जी मोबाइल ये है। उसके बाद बच्चा मोबाइल का आदी हो गया, 3 साल का बच्चा है, हर वक्त मोबाइल हाथ में गेम खेल रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी या फिटनेस 7-8 वो ख़त्म हो गई। 7-8 साल का हुआ, उसने मोबाइल पे करते करते एक दिन कोई बटन पे क्लिक किया, उसमें कोई बेहुदा सी चीज़ खुल गई। बुराई हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अच्छाई के मुकाबले में, ये बात फितरत है इंसान की। चलिए इसी मैसेज के साथ आज के हमारे इस ईपी की तो यहाँ पर टाइम हमारे पास है नहीं कि हम इसको प्रोलॉन्ग करें, लेकिन इसका पार्ट 2 आएगा और मैं वही बात करूँगी जैसे हमने कमर की दर्द की बात की, तो कुछ हद तक हमारा लाइफस्टाइल, हमारी न्यूट्रिशन और वो जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो क्या वो उनका जो बोनी स्ट्रक्चर या हम जो स्केलेटन कहते हैं ना कि गांव के लोग या जो पहाड़ी लोग होते हैं वो हमसे ज़्यादा, वो बेशक वहाँ गुर्बत होती है लेकिन वो हमसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए मजबूत होते हैं कि उनका जो स्केलेटन जिस पर पूरी हमारी बॉडी स्टैंड करती है या फर्म खड़ी होती है, वो काफ़ी हमसे तो बहुत हद तक ज़्यादा मजबूत होता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट ईपी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।